जी ऐसा ही होता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यस, समझ आ गए। थोड़ा सा आगे जाऊं, ठीक है। अगर आप कहते तो कि आगे चले जाएं तो इसके बाद मैं आगे चला जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये मैंने के नदर लिखे हुए हैं, नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये देखिएगा जरा प्लीज, ठीक है, नोटिफिकेशन, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस। क्लियर, दिस इज आई मीन, ये देखिएगा, ये जो है ना, फॉर एग्जांपल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। यानी राइट साइड पर फॉर एग्जांपल देखिएगा, कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर पेज पे आपको नजर आ जाएगा फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन, क्लियर, फॉर प्रमोशन ऑफ ऑफिशिएटिंग यानी बेसिस। तो इसके लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगा टू बी पब्लिश इन द गजट ऑफ पाकिस्तान प्रिंट और क्लियर किस फॉर्म में। इसके बाद ये नंबर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ, जो भी मिनिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल जिस मिनिस्ट्री में से भी ये जा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो लिख सकते हो। क्लियर, इस्लामाबाद डेट नोटिफिकेशन, मिस्टर this is promoted to the post of this and is posted as this in the ministry or division or office of this until further orders। शॉर्ट है, ठीक है, डेफिनेशन ये शॉर्ट है, ठीक है, ऑर्डर्स है, ठीक है। सो डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्लियर, फिर इसके बाद देखिएगा, ये प्रिंटिंग प्रेस की तरफ जो जाते हैं, ठीक है, द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस इस्लामाबाद। सो ये दिस इज व्हाट अबाउट, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक और भी लिखे हुए हैं, यानी ये प्लीज आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आई मीन प्रमोशन ऑफ द ऑफिशिएटिंग बेसिस के बेस पर है। तो ये इस किस्म के लेटर जो होते हैं वो सिर्फ प्रिंटिंग यानी गजट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाते हैं, ताकि उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो सके और वो ऑफिस को आई मीन ज्वाइन कर ले, ठीक है। सो दिस व्हाट अबाउट। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है, ठीक है, हमारे पास यही नोटिफिकेशन की एक और मैंने कॉपी बनाई हुई है, ठीक है, देखिएगा जरा, एब्सोल्युटली द सेम, बस थोड़ा सा अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में हो तो का वो मेन बॉडी से चेंज हो जाती है, बाकी फॉर्मेट तो ये नोटिफिकेशन फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट, देखिएगा, टू बी पब्लिश्ड in the Gazette of Pakistan part, yeah? So, I mean रेफरेंस नंबर, सॉरी नंबर, जिस तरह हर लेटर का एक नंबर होता है, ठीक है, नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ दिस इस्लामाबाद नोटिफिकेशन on selection by the Federal Public Service Commission, Mr. This is appointed as this in the Ministry Division Office of this with effect from the date of issues with effect from the date he issues charges of the post and until further orders. He shall be on probation for a period of 1 year, 2 year, 3 years. Okay? Deputy Secretary, Government of Pakistan. Yes. So the manager, Government of Pakistan Printing Press. Yes. So I hope कि आसान होगा इंशाल्लाह, इतना मुश्किल नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। सो बस आपने सिर्फ इसको माइंड में बिठा देना है, ठीक है। ये थे फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर के, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जो मैंने दूसरी स्लाइड में बनाए हुए हैं, मैं अभी आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन एक दफा क्लास खत्म हो जाए इंशाल्लाह तो आपके साथ सारे के सारे जो है ना वो शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। यस, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इसको एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है मैं दूसरी स्लाइड को आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि पब्लिक सेक्टर में जो सेक्रेटेरियल राइटिंग है वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, और आपके लिए जो है ना 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन सेट होता है वो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाए इंशाल्लाह,
ठीक है, और वो इतना मुश्किल नहीं होता। होपफुली इंशाल्लाह आपके लिए आसान रहेगा। यस जी, आगे चले जाऊं प्लीज? ठीक है, मैं स्लाइड को अगर बंद कर लेता हूँ तो फिर इसके बाद जो है ना दूसरी स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, आ, देखिए प्लीज, आपके साथ ये सेक्रेटेरियल राइटिंग की एक और स्लाइड है जिसमें जिसमें ठीक है, आई मीन मेमोरेंडम के बारे में है। ठीक है, और इसके अलावा आई मीन एजेंडा भी आ जाएगा, मेमोज भी आ रहे हैं। ठीक है, और यू सी सो मेनी अदर थिंग इंशाल्लाह। ठीक है, इट्स ऑल राइट। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं नो डाउट, लेकिन रिवीजन भी जरूरी है और ये इसके साथ अटैच चीज है। ठीक है, so तभी जो है ना मैंने इसको इसके साथ सेट किया था। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, ओके देखिएगा जरा। ठीक है, व्हाट इज फॉर एग्जांपल मेमो, मेमोरेंडम क्या चीज है? ठीक है, सर्कुलर क्या चीज है? इन सब में आमीन, ठीक है, वो है इनके फॉर्मेट्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बतानी है। ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, फॉर एग्जांपल ये क्लियर हो जाए। होपफुली क्लियर तो ऑलरेडी है। ठीक है, चूंकि हमने एक दो दफा पढ़ लिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें है इस वजह से। व्हाट इज मेमो, व्हाई इज इट यूज सो फ्रिक्वेंटली इन द ऑर्गेनाइजेशन? अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर, द मेमो इज a short note written as a reminder. It is used inside the organization to pass out the routine information to all employees of the organization. Clear? To all employees of the organization. या organization के तमाम orders को हम इन तमाम employees तक पहुंचाने के लिए memorandum use होते हैं. The uses of the memo. The memo provides a written record of instructions, directions, and responsibilities. Memo confirms the oral discussion. The memo asks others for their ideas and opinions. Memo is used for to circulate information to all employees at the same time. Clear? ये तो एक मेमोरेंडम है। मसलन यहाँ तक जो है अक्सर औकात 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि व्हाट इज मेमोरेंडम एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ द मेमोरेंडम? मेमोरेंडम क्या चीज है उसके? यस आई नो। ठीक है, मुझे पता है। मैं जो है ना अभी इसको रिवीजन भी समझ लीजिएगा और अभी आरएफपी भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्लियर? सो दिस इज सपोज आई मीन, ठीक है, एक मेमोरेंडम की मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है। सपोज यू आर द एडमिन मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी इस्लामाबाद. The director has approved the annual increment, medical fund, and the house rent according to the basic pay scale of employees, all employees. Write a memo announcing this news to all employees. Yes. अब देखिएगा ये रूटीन के मेमोरेंडम, एक ऑफिस मेमोरेंडम होते हैं और एक रूटीन के मेमोरेंडम्स होते हैं। इसका मेथड कुछ इस तरह से है। टू ऑल एम्प्लॉयज, टू फॉर जो आई मीन जिसके लिए लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम, यानी कब आई मीन, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा एडमिन मैनेजर, डेट किस डेट को, फॉर एग्जांपल देखिएगा ये डेट, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, दिस, ठीक है, और अभी ये जो है ना 10 तारीख है, ठीक है, 10 मंथ। ठीक है, यस, ठीक है।
सब्जेक्ट अलाउंसेस, सब्जेक्ट क्या है, अलाउंसेस या फॉर एग्जांपल एनुअल अलाउंसेस आप भी कह सकते हो, ठीक है। इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज दैट द डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड द एनुअल इंक्रीमेंट, medical fund and the house rent according to the basic pay scale of all employees. This will be effective from the 1st June 2000, I mean from the 1st June, clear, 2021. Clear? ये यानी फ्रॉम जून की बजाय आप यहाँ पर दिसंबर कर दो, क्योंकि ऊपर डेट हमने कुछ और लिख ली हुई है, ठीक है। फ्रॉम दिस सपोज, ठीक है, फ्रॉम द 1st December 2021. फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिन मैनेजर। इस पर क्या होता है, आई मीन यहाँ पर वो साइन करते हैं और नीचे नेम लिख करते हैं। दिस क्वाइट इजी, वेरी मच इजी। लेकिन याद रखना इसके मुकाबले में एक सर्कुलर आता है, जब आई मीन अक्सर औकात या तो कभी सर्कुलर आ जाता है या कभी कभार मेमोरेंडम आ जाता है। क्लियर? दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दोनों का काम भी डिफरेंट है। मेमोरेंडम जो है फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट नंबर ऑफ पीपल, और सर्कुलर जो है इट इज यूज्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फॉर अ लार्ज नंबर। क्लियर? The circular letter forwards information to a large number of people. It should always be straight to the point so that the man news may not be hidden in other parts. The circular is written with three parts. Open, it explains the situation. Body, the main idea is written first and then it is followed by extra explanatory information. Each paragraph explains just where close and the circular positively including offers to help and more information if required. क्लियर? आप प्लीज ये डेफिनेशन जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन बाज़ अवत जरूर आ जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक मैंने सर्कुलर लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिएगा इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं ताकि आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। ये देखिए जरा, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल सर्कुलर है, ठीक है। सपोज यू आर द एडमिन ऑफिसर ऑफ एबीसी कंपनी इस्लामाबाद, द डायरेक्टर हैज प्रमोटेड मिस्टर अहमद टू द रैंक ऑफ सीनियर मैनेजर, राइट अ सर्कुलर लेटर टू ऑल एम्प्लॉइज, राइट अ सर्कुलर लेटर टू ऑल पर है तो जी जी इंशाल्लाह जरूर जरूर इंशाल्लाह वो भी मैंने सॉल्व किया है, वो भी आज आप भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल ये आप ये क्वेश्चन है, और ये मेमोरेंडम का और सर्कुलर में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि दोनों के आई मीन स्ट्रक्चर में फर्क है। फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी लिमिटेड इस्लामाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर या हर ऑर्गेनाइजेशन का जो नंबर होता है, यहाँ पर आप देखिएगा सर्कुलर लेटर, इसकी फॉर्म बार लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे रेफरेंस नंबर होता है, जबकि मेमोल में रेफरेंस नंबर नहीं। इसके बाद ऑल एम्प्लॉइज एबीसी कंपनी लिमिटेड, इसके बाद डेट 29 मार्च, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2018, क्योंकि 2021 कर लेते हैं आप इसको, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आप देखें कि ये अक्टूबर है, ठीक है, और आज क्या डेट है, आज फॉर एग्जांपल 7th है, ठीक है, तो 7 अक्टूबर 2021, क्लियर। डियर एम्प्लॉइज, डियर एम्प्लॉइज, क्लियर। Annual promotion subject. It is a great pleasure to announce that the annual promotion of Mr. Ahmad to the rank of senior manager with immediate effect. This promotion reveals the high standards of work, professionalism, and spirit of Mr. Ahmad, due to which the organization has achieved its goals in the challenging year 2021. You are all requested to join us in the conference hall at 11 o'clock to formally congratulate him. Yes? ये तो फॉर एग्जांपल मैन बॉडी आप देखिएगा, फाइंड रिकॉर्ड सिग्नेचर एडमन मैनेजर, क्लियर। एक मिनट में इसको एक पेज पे ले आऊं ताकि ये थोड़ा सा जो है ना आपके लिए आसान हो जाए। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर ले जाता हूं ताकि यस भी पॉसिबली ये एक पेज पे आ चुका होगा, ठीक है। ये देखिएगा जरा, यस एग्जैक्टली, क्लियर।
सो आई मीन विद काइंड रिकॉर्ड्स, उसके बाद साइन करते हैं और एडमिन मैनेजर जो है ना, ये इसके डिजिग्नेशन आ जाते हैं। तो प्लीज इसका ये फॉर्मेट देख लीजिएगा। आई होप कि आपको फॉर्मेट की भी समझ आ जाएगी। मेन बॉडी के बारे में तो मैंने आपको कई दफा कहा कि मेन बॉडी जो है वो आपके पास जो है ना, क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास क्वेश्चन में दिए गए होते हैं, और आपने क्या करना होता है, सिर्फ वहां से उनको पैराग्राफ की शक्ल में ट्रांसफर करना होता है। यस, समझ आ गई, क्लियर हो गई? तो प्लीज आप देखिए जरा, ठीक है? होप कि आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ये रिवीजन इंशाल्लाह साथ साथ अब स्टार्ट हो गई है, ये भी रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ, ठीक है? अभी डोंट वरी, ठीक है? इंशाल्लाह होता रहेगा अल्लाह की तरफ से, ठीक है? बल्कि कल की क्लास में हम जो है ना, हाफ क्लास में आगे आगे पढ़ लेते हैं, और इसके बाद हाफ पीरियड में जो है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या जो जो आप चाह रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई चीज भी नहीं रहेगी, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन एंड विल बी, आई मीन, रिवाइज्ड। यस, यस प्लीज, आपने अभी ये लिख लिया होगा इंशाल्लाह, ये मेन बॉडी है, ठीक है? जहाँ जहाँ यार प्लीज, जो जो भी पॉइंट है ना, मसलन स्पेशली सैल्यूटेशन है, पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है, वो प्लीज आपसे किसी भी सूरत जो है ना, वो रहना चाहिए, ठीक है? कुछ ठीक है, इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे, परेशान ना, बिल्कुल सारे हो जाएंगे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है ना, मैंने आपको बुक बताई हुई है कि आप वहां से पढ़ लीजिएगा, एक की बुक जो आपके साथ अनाउंस हो चुकी है, ठीक है? इसी बात देखिएगा, व्हाट इज एन आरएफपी जो आप पूछ रहे थे, ठीक है? आरएफपी क्या चीज है? यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, या इसको आप टेंडर भी कह सकते हैं। जस्ट मिनट, मैंने क्या कुछ किया हुआ है, जस्ट मिनट में एक दफा देख लेता हूँ। नो नो नो, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है प्लीज। अच्छा, व्हाट इज आरएफपी? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल is also called the bid or tender. The RFP is a formal document that describes the project or need for service, and it invites the prospective bidders to propose solution. I mean tenders या bids जिसे आप कह सकते हो, या request for proposal जिसे आप कहते हो, ये कौन आई मीन वो करता है, पब्लिश करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करते हैं, किसके लिए, ठीक है? नो, नॉट लॉस्ट डेवलपर, ठीक है? सो यानी आरएफपी जो है, फॉर एग्जांपल, ने ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में, ताकि जितने भी बिडर्स होते हैं वो इस आई मीन टेंडर का बिड का कोई सोल्यूशन पेश कर सके। The RFP contains the following points. Yes, आप जब भी फॉर एग्जांपल आरएफपी देते हो, ठीक है, यानी बिड्स देते हो, तो बिड्स में फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर लिखे जाते हैं: sufficient details description of the work to be performed, जो आपको प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हो कि ये आपके लिए हो जाए, उसकी डिटेल लिख कर दे दीजिएगा। मेथड ऑफ फॉर्मल सबमिशन ऑफ द प्रपोजल, ठीक है, यानी आप जब भी बिड्स देते हो तो उसमें मेथड शो करते हो कि जितने भी बिडर्स है वो अपने एप्लीकेशन या अपने प्रपोजल को कैसे सबमिट कर सकते हैं। मसलन द प्रपोजल शुड बी सबमिटेड बाय हैंड or by the registered post. The RFP should show milestones and deadlines of the proposal process. Yes, the RFP should show terms relating to payments such as advances, stage payments, etc. अगर ये तो इसके 4 पॉइंट से बाद औकात ये आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज एन आरएफपी, व्हाट आर आई मीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आरएफपी, बाद औकात ये संदाग से आ जाता है, ठीक है? फिर आपको ये आरएफपी इस तरीके से आई मीन ये 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। ये बाद वक्त 6 मार्क्स का आता है, 2 नंबर इसके डेफिनेशन के और 4 नंबर जो है ना इसके पॉइंट्स के बारे में आ जाते हैं। अब देखिएगा,
ये एक आरएफपी है, ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, ये बिड है जिसे आप कह सकते हो। क्लियर है? Suppose you are the admin manager of ABC company Islamabad. Your company needs to purchase 10 computers, 5 printers, and a photocopy machine. Write an RFP to be published in the newspaper. Clear? अब देखिएगा ये फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, किसी सूरत इसमें कोई मुश्किल इंशाल्लाह आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये देखिएगा जरा प्लीज। ठीक है, आंसर्स। ठीक है, बल्कि आंसर विल को यहाँ से हटा देते हैं ताकि वीडियो पर आ जाए। क्लियर? अब देखिएगा जरा। ठीक है, ठीक है, एबीसी कंपनी इस्लामाबाद। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर दिस। क्योंकि आरएफपी जो होते हैं, ठीक है, ये हमेशा लेटर पे एप्लीकेशन seal applications are invited from the prospective bidders to propose suitable solutions for the purchase of the following items. क्लियर? या आप रिक्वेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तमाम बिडर्स को, वही हम एप्लीकेशन दे दीजिएगा ताकि ये जो प्रॉब्लम है जिसके लिए हम बिड दे रहे हैं, ताकि इसका सोल्यूशन निकल कर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये मैंने टेबुलेशन की हुई है, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द आइटम है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड है फॉर एग्जाम्पल, और किस डेट को चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर है, आपको अप्रैल 25 में चाहिए। क्लियर? प्रिंटर है, या फॉर एग्जाम्पल 5 चाहिए इस डेट को। क्लियर? और फोटोकॉपियर है जो 5 चाहिए आपको इस डेट को चाहिए होते हैं। ठीक है जी, प्लीज आपको बता रहे थे मेरे। ठीक है, देखिएगा फिर इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ओनली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बिडर्स कैन अप्लाई। समझ लें कि हर एक बिडर, हर एक कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है वो अप्लाई करता है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिस, sorry, can be obtained from the office on payment of rupees 500. Bank draft of rupees 5,000, which is non-refundable, should be submitted with the application form. The winning bidder will pay 5% tax to the government. The organization will pay 10% of the total amount of money, etc. इन ये इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन इसके अलावा ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो है ना टेंडर लिखते हैं। है सो पॉसिबिलिटीज देयर कि आप जो टेंडर दे रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना उसको लेंथी भी हो सकते हैं रूल्स रेगुलेशन, और इतने भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल देखिएगा डिप्टी डायरेक्टर। यस, ठीक है, सो ये जो है फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम। सो रिमेंबर मेमोरेंडम, सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो होते हैं, ठीक है, यानी इसके लिए जो है ना किसी साइन की जरूरत नहीं होती है। यस, प्लीज एक दो दफा रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम फिर आगे जा सकें। यस, एक दो दफा रिवाइज कीजिए। यस प्लीज, आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जरा, नजर क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, दैट इज दी आई मीन सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग है जो आपके पेपर में है, इंतहाई आसान है यार। ठीक है, वेरी मच इजी, वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। सीवी दो किस्म के होते हैं, वन इज द क्रोनोलॉजिकल सीवी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द प्रोफेशनल सीवी। क्रोनोलॉजिकल सीवी कौन लिखते रहते हैं, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, और प्रोफेशनल सीवीज जो होते हैं वो कौन लिखते हैं? The chronological CV suits to applicants who have solid employment history with reputable organization. यानी chronological CV हमेशा वो लोग लिखते हैं, क्लियर, जिनके पास आई मीन एक्सपीरियंस हो
जो वेल एक्सपीरियंस पीपल होते हैं वो हमेशा क्या लिखते होते हैं, वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल सीवी लिखते रहते हैं। जिनके पास मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होता है, सो दैट इज वाई वो हम हमेशा क्या लिखते हैं, वो क्रोनोलॉजिकल सीवी लिखते होते हैं। तो बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, ठीक है, यदि यस, ठीक है, the chronological CV lists work history job by job starting with the most recent position. chronological CV जो है ना, ये आपकी वर्क एक्सपीरियंस को आई मीन शो करते हैं, कहाँ कहाँ आपने जॉब की है, किस ड्यूरेशन से आपने किस ड्यूरेशन तक जॉब की हुई है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आई मीन क्रोनोलॉजिकल सीवी में ये शो होते रहते हैं। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल सीवी का फॉर्मेट क्या होता है। नंबर वन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप देते हो क्या, आई मीन आप सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या देते हो, नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, मेलिंग एड्रेस, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, क्लियर। इसके बाद आप लिखते हो फॉर एग्जांपल, देखिएगा ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टू, या फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये लिखे जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप कोई भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल टू एंगेज इन अ कैरियर दैट विल अलाउ फॉर प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज, यस, socio-economic development and an initiates innovation to exposure to the new ideas etc. जब आपकी ये फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं, फिर इसके बाद आप क्या लिखते हो, क्वालिफिकेशन लिखते हैं। क्वालिफिकेशन हमेशा क्रोनोलॉजिकल होता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, रिवर्स होता है। जो सबसे पहले आपकी टॉप डिग्री होती है वो बिल्कुल टॉप पे आ जाती है, सेकंड टॉप जो है वो आप सेकंड पे, इस तरीके से आप नीचे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे यानी सीरियल नंबर, क्लियर, डिग्री या सर्टिफिकेट, इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल कहाँ से किया हुआ है, CGPA बोर्ड या यूनिवर्सिटी। देखिए जरा फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने पिफा किया हुआ है, क्लियर, पिफा इस्लामाबाद, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, पिफा कराची सेंटर है, ठीक है। इसके बाद आप इससे पहले आपने B.Com किया था, तो ये कॉलेज का नाम फर्स्ट डिवीजन, तो इसके बाद यूनिवर्सिटी, इसके बाद FSC, तो इसके बाद मैट्रिक एक्सेट, क्लियर है। ये या इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद यानी ये क्वालिफिकेशन लिख लेने के बाद आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल यानी आप देखिएगा ये वर्क एक्सपीरियंस शो करते हो, थर्ड पोजीशन पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ठीक है शो करते हो, ये वर्क हिस्ट्री शो करते हो। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट जॉब, सर्विंग एज एन अकाउंटेंट इन मिलिट्री अकाउंट्स सरगुड़ा since 2015 to date, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिखते हो। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एंड टैक्स रिपोर्ट, आपने ये हिस्ट्री दे दी कि ये चीजें करते रहे। इसके बाद आप पोस्ट की तरफ चले जाते हैं कि सर्व्ड एज एन अकाउंटेंट इन पेप्सी कोला लाहौर सिंस 2010 टू 2014, क्लियर। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप यहाँ शो करते हो कि मैं वहाँ करता क्या था, टू प्रिपेयर सैलरी स्लिप्स, रूटीन बैंक डीलिंग्स एंड इन एंड आउट कैश फ्लो। आ रही बात समझ गया? आप मजीद भी कोई एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, बिकॉज ये क्रोनोलॉजिकल सीवी है और इसमें आप हमेशा वर्क एक्सपीरियंस से ज्यादा शो करते हो, क्लियर। इसके बाद कंप्यूटर स्किल जॉब को आता है, लैंग्वेजेस जॉब को आता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आप लिख सकते हो, रेफरेंसेस आप देते हो। फॉर एग्जांपल आपने दे दिया रहमत आस, ठीक है, नेस्ट यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट, इस तरीके से आपको 3 रेफरेंसेस देने पड़ते हैं ताकि आपकी सीवी कंप्लीट हो जाए। सो रिमेंबर कि आपकी सीवी का जो फॉर्मेट है ये एग्जैक्टली इस तरीके से होना चाहिए जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, क्लियर। मैं आपको 5-6 मिनट पढ़ने के लिए देता हूँ, आप प्लीज पहले पढ़ लीजिएगा 5-6 मिनट, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हम आगे की तरफ चले जाते हैं। जैसे 2 मिनट जो है ना आप प्लीज रिवाइज कीजिएगा।
इस प्लीज आपने ये स्टडी कर लिया, इस बार ये भी एक दफा स्टडी कर लें। फिर हम चले जाते हैं प्रोफेशनल सीवी की तरफ। या प्रोफेशनल सीवी क्या होती है? इस प्लीज, ठीक है। अब देखिएगा व्हाट इज प्रोफेशनल सीवी। प्रोफेशनल सीवी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई सी खास वो नहीं है। लेकिन याद रखना कि प्रोफेशनल सी ना, सॉरी मैं कहता हूँ प्रोफेशनल, फंक्शनल सीवी जो है वो हमेशा फ्रेश कैंडिडेट्स लिखते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास इतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, वो हमेशा आई मीन फंक्शनल सीवी लिखते हैं। द फंक्शनल सीवी suits to the fresh applicants. It emphasizes the applicants' special टेक्निकल स्किल्स, competencies एंड अचीवमेंट। यहाँ पर आप वर्क एक्सपीरियंस की बजाय टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, कॉम्पिटेंसीज और अचीवमेंट्स शो करते हो, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि आप
यस प्लीज पढ़ लिया आप लोग, ये भी देख लीजिए जरा, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने आपको बात बताई ना, ठीक है, तो ठीक, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप अपने ऑब्जेक्टिव लिख रहे थे, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने लिख लिए, ठीक है। फिर इसी बात जब आप क्वालिफिकेशन लिखते हो, ये भी उससे तरह के लिखे जाते हैं। यहाँ जो एक्सपीरियंस आप लिखते हो प्रोफेशनल, यानी क्रोनोलॉजिकल सीन में आप एक्सपीरियंस लिखते हो, और यहाँ पर इसमें आप क्या शो करते हो, इसमें आप फॉर एग्जाम्पल, यस एग्जैक्टली, आई मीन यहाँ पर, ठीक है, वॉइस तो यार आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, देखिए आ रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्किल शो करते हो, ठीक है, यहाँ आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल स्किल हासिल की हुई है, आप किसी फील्ड में ज्यादा एक्सपर्ट हो, आप उसके मुताबिक करते हो, यानी फॉर एग्जांपल यू हैव साउंड knowledge of audit, FR and tax, etc. can work on PhD and software of accounting accountancy also. There अचीवमेंट्स क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप आपको मिला है या मेरिट सर्टिफिकेट आपको मिला है। इसके बाद कंप्यूटर स्किल, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, रेफरेंस वगैरह, ये सारी चीज एग्जैक्टली उसी तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यानी इसमें इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि क्रोनोलॉजिकल सीन में वर्क एक्सपीरियंस होता है, जबकि फंक्शनल सीवी में आपको स्किल्स लिखने पड़ते हैं। यस, प्लीज एक दफा देख लीजिएगा, अक्सर औकात ये आ जाता है पेपर में, ठीक है, और आपको सीवी बनाने को कहते हैं, तो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ताकि फॉर्मेट आप किसी सूरत तो बोल ना सके, क्लियर। सो ये है, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। देख लें अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आए, तो प्लीज फिर इसके बाद मुझसे पूछ सकते हो, प्लीज पूछ लीजिए। यस प्लीज, एनी क्वेश्चन? नो, ठीक है, तो फिर मैं किसी और स्लाइड की तरफ जाता हूँ, ताकि आपको जो है ना ये चीजें क्लियरली समझ में आ सके, क्लियर। प्लीज आई होप के आपको इंशाल्लाह समझ आ रहे होंगे, ठीक है। यस प्लीज, ये चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, साथ साथ ये रिवीजन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें ये आपको मुख्तलिफ किस्म की ये रिपोर्ट्स है, इन रिपोर्ट्स में आपसे वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। इनमें सम टाइम क्या हो जाता है, ठीक है, बस नॉर्मली ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, कि आपको फॉर एग्जांपल वो रिपोर्ट दे देते हैं, 2 3 4 रिपोर्ट्स आपको दे देते हैं, जिसकी वो आपसे क्या डिमांड करते हैं, जिससे वो आपकी आई मीन आपसे डेफिनेशन डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस चैप्टर नंबर 8 में जब देखिएगा, आई मीन देयर आर सो मेनी, आई मीन रिपोर्ट्स, मैंने क्लियर डेफिनेशन लिखी है, और शायद ये मैंने आपको पहले, ठीक है। The one is analytical report. This report analyzes the facts, draws conclusion, and makes recommendations. Such reports are organized around logical arguments and conclusion. Clear? एनालिटिकल रिपोर्ट्स होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल फैक्ट्स, कंक्लूजन दिए जाते हैं, रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। इसके बाद है फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, is usually in the form of the person-to-person communication, may range from short, almost incomplete statement of facts on a single page to get to more organized presentation taking several pages. Clear?
आई मीन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट क्या होता है? That is in the form of the person to person communication. Information देते होते हैं. It may range from short almost incomplete statement. ये short reports होता है almost incomplete होता है. Clear? लेकिन इस information जो है वो पास होता है. इसके बाद है the periodic report. What is the periodic report? These reports are prepared and submitted on regular prescribed ठीक है intervals. यानी ये बकायदा आई मीन ऑफिस में एक मेथड होता है, इसके मुताबिक दिया जाता है और ये आई मीन मुख्तलिफ इंटरवल्स में मुख्तलिफ वक्फे के साथ ये दिए जाते हैं. दे मे बी सबमिटेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और इवन ऑन डेली बेसिस. इसके बाद है फॉर एग्जांपल स्टैट्यूट reports. This report is prepared and presented according to the form and procedure laid down by the law. Clear? Short definitions है यार, मुश्किल नहीं है, इसको याद करना भी जरूरी बात है. because remember कि यहाँ से कोई 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपको वो डेफिनेशन लिखने को कह देते हैं. Voluntary reports होते हैं. These reports are prepared on one's own initiative without someone else's demand. These are detailed reports with enough of discussion and dedicated to the background of the subject. Yes, internal reports होते हैं for example जो inside of the organization की जाते हैं. ये देखिएगा, ये रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है. ये रिपोर्ट का क्या कहलाता है? फॉर्मेट कहलाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम मैनेजर डेट, ठीक है, सब्जेक्ट दिस, और इसके बाद आखिर में यहाँ पर क्या किए जाते हैं? हमें नेम एंड सिग्नेचर किए जाते हैं. ठीक है, तो प्लीज 1 मिनट के लिए स्लाइड रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर इसके बाद एक और स्लाइड पढ़ते हैं. इस प्लीज ये इसका फॉर्मेट भी देख लीजिएगा. एक्सटर्नल रिपोर्ट्स है. ठीक है, देखिएगा, द एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आर मेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल पर्पसेस and or prepared to meet the organization needs with people outside the organization. They are prepared in the letter or in the manuscript format. The formal reports, the reports which is drafted in a pre-arranged form and is submitted according to an established procedure to a prescribed authority. This is called a formal report. Clear? The project progress report, the report which outlines the task in a project, including work completed, work remaining, cost incurred, remaining cost of to complete the project, and the schedule are original and anticipated time to complete the project. Clear? सिर्फ definitions है, इस वजह से इस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है. So performance appraisal report होते हैं, the report which documents the employees work performance for a particular period with identification of the individual strengths and weaknesses, training and command, document needs and career planning. Visibility report होते हैं, report which examines the viability of the proposed undertaking from its technical, commercial and economic standpoint. Sales and marketing report. Such reports provide data of the actual sales of the various products classified by their quantities, territories, sales teams, and distributors for a specific period. The reports display the variance between sales achieved versus the budget. Clear? इसके बाद आ जाते हैं, for example, the chairman annual report. Such report presents summarized
description of the historical financial performance of the organization, its achievement and problems faced during the period and period. The reports provides information about future expectation, etc. Clear? And the last one, operating report होते हैं. This report summarized the the operational activities for a particular period. It also shows information about the sales and purchases, employee information and inventory, etc. Okay? So ये थे for example इसके definitions थे. ये मैंने कुछ reports लिखे हुए हैं. reports के बारे में मज़ीद कुछ short questions है, आपको ये भी याद करने पड़ते हैं. ठीक है, बट हमारे पास टाइम भी खत्म हो गया. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच यार. ठीक है, फॉर द वंडरफुल टॉकिंग. मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर लेता हूँ. इंशाल्लाह आपको ये स्लाइड मिल जाएंगे. इसमें बड़ी आसान सी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, द एजेंडा मिनट्स ऑफ, हाँ ठीक है, सही है यार. ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर करवा दूंगा. ठीक है, और थैंक यू वेरी मच. ठीक है, मैं अभी आपको ये सारा का सारा भेज देता हूँ. ठीक है, सो अल्लाह हाफ़िज़. Recording stopped.